हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है क्लास 12th का चैप्टर 1 में। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन के जो प्रकार होते हैं उसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? जैसे हम लोग पहला प्रकार है कौन? विखंडन। विखंडन। दूसरा होता है क्या? मुकुलन। मुकुलन। तीसरा क्या होता है? बीजाणु जनन। तीसरा क्या होता है? बीजाणु जनन। आज हम लोग जानेंगे बीजाणु जनन के बारे में। ये क्या होता है, इसके क्या प्रकार है, इसके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे। किसके? बीजाणु जनन के बारे में। चलिए दोस्तों, देखते हैं बीजाणु जनन किसे कहते हैं। इसमें पौधे या जीव सूक्ष्म बीजाणु पैदा करते हैं। जो बीजाणु जनन के पौधे या जीव होते हैं सूक्ष्म बीजाणु पैदा करते हैं। ये जीवाणु हवा या पानी के जरिए फैलते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं वो हवा या पानी के जरिए फैलते हैं और अनुकूल जगह मिलने पर अंकुरित होकर नया जीव बन जाते हैं। ये अनुकूल परिस्थिति जब मिलता है तो ये जीव अंकुरित होकर नया जीव बन जाता है। ये कौन कौन जीव होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में, इसके प्रकार। जो बीजाणु जनन है इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार। चल बीजाणु या अचल बीजाणु। चल बीजाणु का मतलब कि जो चल सके उसे क्या कहते हैं? चल बीजाणु। जो नहीं चल सकते उसे अचल बीजाणु कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? ये बीजाणु चल सकते हैं। जो बीजाणु चल सकते उसे क्या कहते हैं? चल बीजाणु। इसमें पूंछ जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? एक पूंछ जैसी संरचना होती है जिसे कशाभिक होता है, जिसके द्वारा ये चल सकता है। ये पानी में तैर कर या दूसरी जगह जाते हैं। उदाहरण के लिए जो क्लोरोमाइडोनोस या एक प्रकार का क्या है? एक शैवाल है। अब आते हैं अचल बीजाणु। ये बीजाणु खुद चल नहीं सकते। ये बीजाणु खुद चल नहीं सकते। हवा या अन्य माध्यमों से फैलते हैं। हवा या अन्य माध्यमों से फैलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पेनिसिलियम। उदाहरण क्या है? पेनिसिलियम। यह एक प्रकार का कवक या फंगस है। ये किसके उदाहरण हो गए? चल बीजाणु के और अचल बीजाणु के। बीजाणु के अंतर्गत आ गए। जैसे बीजाणु किसे कहते हैं? जिसमें पौधे या सूक्ष्म जीव बीजाणु पैदा करते हैं। ये बीज जो बीजाणु हवा या पानी के माध्यम से फैलते हैं और अनुकूल जगह पर अंकुरित हो जाते हैं। ये इसके कितने प्रकार? इसके 2 प्रकार है, चल बीजाणु या अचल बीजाणु। अब इसके आगे देखते हैं। अब आते हैं अलैंगिक जनन के चौथे प्रकार के और सबसे इम्पोर्टेंट प्रकार के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा प्रकार है। क्या? कायिक जनन। कायिक जनन सबसे बड़ा है। क्या? कायिक जनन या कायिक प्रबंधन भी कहते हैं। ठीक है। जब पौधे किसी भी कायिक भाग, पौधे के जो कायिक भाग कौन कौन होते हैं? जैसे जड़, तना या पत्ती से नया पौधा तैयार होता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। जो जड़, तना या पत्ती द्वारा उसको नया पौधा जब लगाते हैं तो उससे जो नया पौधा लगता है तो उसे क्या कहते हैं? कायिक जनन होता है। इसमें बीज नहीं होता। नोट दे देना, नोट, NOTE। इसमें बीज नहीं, मतलब सीड्स की जरूरत नहीं होती है। जो कायिक जनन द्वारा, जैसे कायिक जनन द्वारा जो हम पेड़ लगाए, जैसे कायिक जनन द्वारा जो हम पेड़ लगाते हैं उसमें बीज की जरूरत, जैसे बीज की जरूरत नहीं होती है। बीज की जरूरत नहीं होती है। कायिक जनन द्वारा जो पौधा लगाया जाता है, जैसे किसी का जड़ उपयोग करते हैं, किसी का तना उपयोग करते हैं, किसी का पत्ती उपयोग करके जो नया पौधा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसके उदाहरण कायिक जनन के उदाहरण, जैसे किसके उदाहरण? कायिक जनन के। कायिक जनन, जैसे कायिक जनन के जो तने से आलू या गुलाब का उत्पादन होता है। पत्ती से ब्रायोफिल्म्स या पत्थरचट्टा कहते हैं उसे। क्या? ब्रायोफिल्म्स या पत्थरचट्टा। जैसे जड़ से क्या प्राप्त करते हैं? शकरकंद या
टहेलिया है। शकरकंद को क्या कहते हैं? स्वीट पोटैटो। शकरकंद को क्या कहते हैं? स्वीट पोटैटो। ये जड़ से प्राप्त होता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो कायिक जनन जैसे अलैंगिक जनन के जो कायिक जनन प्रक्रिया है उसके द्वारा हम किसका उपयोग करते हैं? जैसे जड़ से शकरकंद को प्राप्त करते हैं। अब इसके देखते हैं तना के कितने प्रकार होते हैं। इसके अब देखेंगे तना के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे तना के कितने प्रकार होते हैं। जो ये तना है इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके द्वारा हम लोग क्या तना के कौन कौन से भाग से हम लोग क्या क्या चीज़ प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ऐसे पहला क्या है? भूमिगत तना। जो तना है ये भूमिगत तना। इसका क्या उपयोग है इसको देखते हैं। ये तना जमीन के नीचे होते हैं। ये जो तना है ये जमीन के नीचे होते हैं और भोजन जमा करते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो भोजन जमा करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल जैसे कंद से हम लोग को क्या होता है? जैसे हम क्वेश्चन है आपको कि आलू किस प्रक्रिया द्वारा आता है? तो आलू का कौन सा भाग आता है? तो कंद। जैसे प्रकंद। अदरक किसके अंतर्गत आता है? तो प्रकंद के अंदर। अदरक, हल्दी और केला ये सब प्रकंद के अंतर्गत आते हैं। अदरक किसके अंतर्गत आते हैं? प्रकंद के अंदर। जैसे सलकंद। जैसे प्याज लहसुन किसके उदाहरण है? सलकंद के। जैसे घनकंद के उदाहरण कौन है? अरबी या जमीकंद ये किसके उदाहरण है? घनकंद के। अब देखते हैं तना के अगला भाग क्या? अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना ये है तना के अगला भाग। अर्धवायवीय तना ये तना जमीन के ऊपर या पास रेंगता है। जो ऊपर या पास में रेंगता है इसे क्या कहते हैं? अर्धवायवीय तना। अब भूमिगत तना क्या कहते हैं? ये तना जमीन के नीचे होते हैं और भोजन जमा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भूमिगत तना। और अर्धवायवीय तना ये तना जमीन के ऊपर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अर्धवायवीय तना कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या है? दूब घास ये जमीन के ऊपर वाली सतह पर रहते हैं। जैसे पुदीना, जैसे स्ट्रॉबेरी ये सब जमीन के ऊपर रहते हैं। ये जमीन के ऊपर सतह पर रेंगते रहते हैं। एक जगह लगाते हैं उसको धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? अर्धवायवीय तना के अंतर्गत आते हैं। जैसे पूछेगा दूब घास ये कायिक जनन के कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं? अर्धवायवीय तना के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब तना के लास्ट प्रकार को देखते हैं। समझ गए यहाँ तक? जैसे वायवीय तना ये क्या है? वायवीय तना ये तना के सबसे तीसरे भाग है। ये तने हवा में होते हैं। ये तने हवा में होते हैं। जैसे कलम कलम का उपयोग करते हैं किसके रोपण में? से गन्ने के टुकड़े को रोपते हैं। किससे? अब है रोपण या ग्रेफ्टिंग किससे? जो गुलाब या नींबू। जब हम लोग गुलाब का एक टहनी को काट कर जब रोप देते तो वो गुलाब नया गुलाब खिल जाता है ना। तो उसका किसका उपयोग करते हैं? उसका गुलाब के टहनी या नींबू के जो कायिक प्रक्रिया द्वारा एक नींबू का कलम तैयार किया जाता है वो कौन सी प्रक्रिया है? तो ये कायिक जनन के तने के प्रकार हो गए। चलिए दोस्तों अब अलैंगिक जनन के सबसे लास्ट प्रक्रिया को देखते हैं। क्या है अलैंगिक जनन के सबसे लास्ट भाग? पुनरुद्भव। क्या? पुनरुद्भव। चलिए देखते हैं सबसे लास्ट प्रक्रिया को। ये अलैंगिक जनन की 5 प्रक्रिया जो अलैंगिक जनन को 5 भागों में बांटा गया था उसी के सबसे लास्ट भाग है। कौन कौन भाग में बांटा गया था अलैंगिक जनन को? विखंडन में, मुकुलन में, बीजाणु जनन में, उसके बाद क्या कायिक जननी और ये पुनरुद्भवन या पुनः जनन। इसकी क्या काम है इसकी परिभाषा देखते हैं। अगर किसी जीव का शरीर किसी कारणवश कई टुकड़ों में कट जाता है या टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया और पूर्ण जीव बना लेता है। इससे क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा। जैसे प्लेनेरिया को देखते हैं। जैसे ये प्लेनेरिया का जीव है, ये पूरा जीव है, ठीक है, और ये आपस में टूट गया हो, ये आपस में टूट गया तो ये पुनरुद्भव प्रक्रिया करके ये फिर से एक नए जीव को निर्माण कर सकता है। ये फिर से एक नया जीव को निर्माण, ये जो प्रक्रिया इसका टूट गया है ये फिर से एक नया जीव बन सकता है। देखिए जैसे छिपकली आप अपने घर में देखेंगे जो
घर में रहता है जो छिपकली, उसका कभी कभी पूँछ टूट जाता है, ठीक है, उसका ये पूँछ टूट जाता है। तो ये पूँछ टूटने के बाद उसका भी ये प्रक्रिया के द्वारा पुनरुद्भवन प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है। अगर किसी जीव का शरीर, अगर कोई भी जीव का शरीर किसी कारणवश कई टुकड़ों में कट जाता है या टूट जाता है, किसी कारणवश टूट जाता है या कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया और पूर्ण जीव बना लेता है। इसे क्या कहते हैं? पुनरुद्भव। जैसे मनुष्य का लीवर पुनरुद्भवन प्रक्रिया के द्वारा अपने आप को बढ़ाते रहता है, ठीक है। अगर किसी प्रक्रिया द्वारा किसी कारणवश लीवर आपका मनुष्य का मनुष्य का यकृत किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वह धीरे धीरे अपना आकार को मतलब कि उसको फिर से पहले के जैसा कन्वर्ट कर सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा? यह अलैंगिक जनन की 5वीं प्रक्रिया है, जिसे क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन प्रक्रिया कहते हैं। ये जीव टूट के और फिर से एक नए जीव बन जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन जनन के ये दूसरे प्रकार। पहला था कौन? लैंगिक जनन। अब है अलैंगिक जनन देख लिए, अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कई संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनक या एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नई संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनक, एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं? और लैंगिक जनन कहते हैं। ये इस प्रक्रिया में देखिए, जैसे नोट लिख लीजिएगा, NOT नोट। इस प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक का मिलन होता है। युग्मकों का मिलन होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अलैंगिक जनन में कौन कौन आते हैं, देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों का मिलन होता है। जो लैंगिक जनन प्रक्रिया, इसमें नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। जैसे नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु आपस में मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? युग्मक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे मनुष्य में नर और मादा के सहयोग से संतान का जन्म होता है। जैसे पुष्पीय पौधे में फूलों में परागकण और निषेचन के बाद बीज का बनना। जैसे जानवर में कुत्ते, बिल्ली, गाय, शेर इत्यादि, ये किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? ये लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा अपने नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। चलिए दोस्तों, कल हम लोग देखेंगे, कल हम लोग क्या देखेंगे? लैंगिक जनन की प्रक्रिया के मुख्य चरण, जो लैंगिक जनन के मुख्य चरण कौन कौन है, उसके बारे में कल हम लोग देखेंगे। जैसे पहले क्या होता है? युग्मक होता है। युग्मक का निर्माण होता है जब नर मादा का आपस में संलयन होता है। जैसे मेल और फीमेल आपस में संलयन करते हैं, तब क्या बनता है? युग्मक बनता है। युग्मक के बाद क्या बनता है? सबसे पहले उससे भी पहले होता है क्या है? निषेचन के बाद युग्मक, उसके बाद क्या बनता है? भ्रूण का विकास होता है। उसके बाद क्या? एक शिशु का निर्माण होता है। इसी के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों।
हम लोग कुछ पढ़ चुके थे, जीवन अवधि किसे कहते हैं। आप सभी के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जीवन अवधि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? और है क्वेश्चन, तोता का जीवन काल। तोता का जीवन काल। कौवा, कौवा का जीवन काल। तोता का, कौवा का, उसके बाद चील का। क्या? चील का। ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन है चील का जीवन काल। गाय का जीवन काल। ये सब कुछ पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन है आप सब के लिए, जैसे विखंडन। विखंडन किसे कहते? विखंडन किसे कहते हैं? आपसे कमेंट जरूर करें, विखंडन किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के